हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। यह अपने एग्जाम की दृष्टि से 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें से अपने पास क्वेश्चन आते हैं या तो 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, या 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आज अपन पढ़ते हैं इस डी और एफ ब्लॉक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक होता क्या है। क्या डी ब्लॉक होता क्या है? डी ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना, ध्यान देना, डी ब्लॉक किसे कहते हैं। देखो, अपन बात करते हैं डी ब्लॉक किसे कहते हैं, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। तो अपन सीधी सीधी बात करें तो डी ब्लॉक के लिए बोल सकते हैं कि वह ब्लॉक जिसके अंदर, मतलब उस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन आते हैं। किसमें? डी कक्षक में। क्या कि अगर डी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या ऐसे तत्व हैं जिनमें अंतिम कक्षक यानी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसे अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या ऐसे कक्षक जिनमें पी में भरा जाता है, उसको पी ब्लॉक के कहते हैं। अगर एस में भरा जाता है तो उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ में भरा जाता है तो उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो जिस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? उस कक्षक के नाम के आधार पे जाना जाता है, उसी ब्लॉक का वह तत्व होगा। तो डी ब्लॉक क्या होता है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, ये आवर्त सारणी में एस व पी के मध्य स्थित होता है। किसके मध्य? एस व पी के मध्य स्थित होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन कि यह वर्ग 3 से लेकर 12 तक पाया जाता है। किससे? 3 से लेकर 12 तक। डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और अब क्या बोल सकते हैं? ये तत्व होते हैं, ये धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी धात्विक मतलब धातु होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? धातु। और ये तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब ये सर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? मेन पॉइंट आता है संक्रमण तत्व। तो देखो, संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि जब अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसे तत्व यानी संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके आयन व परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय डी अपूर्ण होता है, उसे अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लेना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आयन व परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अगर डी अपूर्ण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये संक्रमण तत्व के लिए अपन श्रेणी की बात करें तो इसमें 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, ये 4 श्रेणियां आती हैं। कहती हैं 4 श्रेणियां। कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D। 3D श्रेणी कहां से कहां तक? ये आती है अपने 21 से लेकर 30 तक। ये आती है अपने 39 से लेकर 48 तक। ये अपने आप वहां पे आ जाती है। ये जो 57 है ना, 57 से लेकर अपन इसको 80 तक ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 14 तत्व होते हैं, वो लेंथेनोइड्स के आ जाते हैं, तो वो वहां से हटा देते हैं, चॉइस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 14 तत्व वहां पे हटा दिए जाते हैं। और ये बाकी 89 से लेकर अभी अधूरी है, इसकी दास्तां अभी अधूरी है, ये अभी इसकी खोजें चल रही है। तो क्या बोल रहा हूं, ये डी ब्लॉक के बारे में कुछ नॉर्मल सी चीजें थी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस व पी के मध्य पाया जाता है, वर्ग 3 से 12 तक पाया जाता है, धातु होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि जे आयन व परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अगर डी अपूर्ण होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये 4 श्रेणी होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। और अपन बोलना चाहें कि जो ये 3D श्रेणी स्टार्ट होती है, ये चौथे आवर्त से स्टार्ट होती है। आवर्त सारणी में कौन से आवर्त से? चौथे आवर्त से। ठीक है,
अब देखो जो मेन बात आती है वो आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो देखो डी ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो ध्यान देना आपको आता भी होगा डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नॉर्मल सी बातें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे, इनका जो सामान्य सूत्र होता है ना, क्या सामान्य सूत्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वह क्या होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये सामान्य सूत्र होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो देखो अपने पास 3D श्रेणी की बात करते हैं, अपने जो 3D श्रेणी होती है वही काम की है, क्या 3D श्रेणी है वही काम की है। तो इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं कौन सा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस तेरी वाह करे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। याद रखने का तरीका क्या, साइंस तेरी वाह करे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। तो ये क्या होते हैं, ये 21 से स्टार्ट होते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आर्गन तो आएगा ही, 18 तक तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आता 3D 1 to 10 आता है, ये 4s2 हो गया, ठीक है 1 to 10 मतलब 3D1। अब इसका लिखेंगे टाइटेनियम का तो क्या आ जाएगा आर्गन 3D2 4s2। वेनेडियम का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा इनको ढंग से लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा शायद तक, तो मैं नीचे लिख देता हूँ चलो। यह था अपना स्कैंडियम का, ये अपने लिख देंगे टाइटेनियम का, क्या आ जाएगा आर्गन 3D2 4s2। वेनेडियम का क्या आ जाएगा आर्गन 3D3 4s2। फिर क्रोमियम का देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, क्रोमियम का चेंज हो जाता है, क्या आ जाएगा आर्गन 3D5 4s1। सर ये क्यों, इसके पीछे दो रीजन है, एक तो एस व पी के मध्य ऊर्जा, सॉरी एस व डी के मध्य ना ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, सर ये पॉइंट तो ये होगा। दूसरा अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास होता है, वो अन्य कक्षकों की बजाय स्थायी होता है। क्या अर्धपूरित विन्यास व पूर्ण पूरित विन्यास अन्य विन्यासों की अपेक्षा क्या होता है स्थायी होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है अर्धपूरित विन्यास बन रहा है इसका, ठीक है। फिर अपना आता है क्रोमियम के बाद मैग्नीज, क्या आ जाएगा आर्गन 3D5 4s2। कितने पे आता है 25 पे ना, तो ये हो गया। फिर आता है अपना Fe आर्गन 3D6 4s2। फिर आता है कोबाल्ट, क्या आ जाएगा आर्गन 3D7 4s2। फिर आता है निकिल आर्गन 3D8 4s2। फिर आता है अपना कॉपर, ये आ जाएगा आर्गन 3D10 4s1, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। फिर आता है जिंक, क्या आ गया आर्गन 3D10 4s। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, इन दो पे स्टार लगाए मैंने, क्यों, क्योंकि इन दोनों के चेंज हो गए हैं। इन दोनों के चेंज होने की वजह क्या है, पहला रीजन तो ये हो गया कि डी और एस के मध्य ऊर्जा अंतर होता है वो बहुत ही अल्प होता है। सेकंड रीजन ये हो गया कि अर्धपूरित विन्यास था पूर्ण पूरित विन्यास अन्य विन्यासों की अपेक्षा स्थायी होते हैं। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र क्या था n-1 d1 to 10 ns1 to 2। जैसे n का मान अगर 4s से स्टार्ट हो रहा है तो इसका 3d10 3d आ गया। तो यहाँ पे अपने ने बस दो चीजों में अंतर किया, एक तो क्रोमियम एक कॉपर।
तो ये क्रोमियम और कॉपर का इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कई बार पूछ भी लेता है अपने को। तो ये था अपना क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है अपना कि इन जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनके कुछ अभिलक्षण, कि मतलब ये अभिलक्षण कुछ गुण होते हैं इनके सामान्य गुण, वो कौन कौन से। तो देखो सबसे पहला जो गुण आता है वह आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। किसके? धात्विक, मतलब धातु प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होने के कारण ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या बोल रहा हूं? पहला पॉइंट कि धात्विक प्रकृति के होते हैं जिस वजह से ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सेकंड, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का रीजन क्योंकि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो अपन देखेंगे जब ये थोड़ी देर बाद में अपन इसको पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था को तब। थर्ड पॉइंट कि जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, ये तत्व उत्प्रेरकीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? उत्प्रेरकीय प्रकृति के। सर ये उत्प्रेरकीय प्रकृति क्या होती है? तो सर ये उत्प्रेरकीय प्रकृति होती है ना, ये क्या होती है कि जब अपन वनस्पति घी वगैरह बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ये एक उत्प्रेरक के काम में लेते हैं। इस 3D श्रेणी के कुछ तत्वों को क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये क्या हो गए, उत्प्रेरकीय प्रकृति के रूप में भी काम करते हैं। फोर्थ, सर ये संकुल निर्माण में भी भाग लेते हैं। किसमें? संकुल निर्माण में। जेंटलमैन, संकुल निर्माण क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कल अपन ने देखा था संकुल निर्माण क्या होता है। जैसे अपन उपसहसंयोजक यौगिक का अपना चैप्टर आएगा तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि कोई धातु होगी वो लिगेंड के साथ बंध बनाकर संकुल का निर्माण करती है। जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल देखा था K4FeCN6। अरे देखा था कि नहीं देखा था? तो ये क्या है, एक संकुल। इसमें 3D श्रेणी का एक धातु है, ये CN लिगेंड के साथ साइनाइड लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बना रहा है, एक संकुल का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये धात्विक प्रकृति के होते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय प्रकृति के होते हैं और संकुल निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। अब सर ये रंगीन कैसे पता लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स अपन एक पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब इसकी रंगीय प्रकृति पढ़ेंगे कि ये डी संक्रमण दर्शाते हैं, डी ट्रांजिशन दर्शाते हैं। सर ये डी संक्रमण क्या होता है? तो देखो जब निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर मतलब डी के निम्न ऊर्जा के स्तर के इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं ना, जैसे इनके दो होंगे T2G EG, तो ये क्या होंगे, इनके अंदर जो संक्रमण होगा उसी को अपन बोलेंगे डी संक्रमण। वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो डी क्या होगा, ये रंगीन होते हैं। सिक्स्थ क्या होगा कि जो संक्रमण धातु होती है ना, जो ये तत्व होते हैं, ये तत्व है क्या करते हैं, ये तत्व मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। किसका? मिश्र धातु का। क्या करते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। किसके? अनुचुंबकीय। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सर अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये जो धातु होती है ना, ये धातु अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब सर ये अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों सुनो इस बात को कि जब कोई धातु अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है ना, डी ब्लॉक के तत्व जब अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। देखो जैसे ये तो इनको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। और इनके अंदर कोई अधातु आके रुक जाए, अधातु आके अपना स्थान ले ले, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो संक्रमण तत्व होते हैं, जैसे अपन बात करें एस ब्लॉक पी ब्लॉक की, तो उनके अंदर अपन पढ़ते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब लंबवत अध्ययन करते हैं, लंबवत गुणों की तुलना करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक तत्व के अंदर अपन
क्षैतिज गुण बताते हैं। क्या? क्षैतिज गुणों में समानता बताते हैं। और क्षैतिज गुणों में समानता बताएंगे तो क्या होगा? इधर से इधर जाएंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अपन बोल सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व है, अन्य ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी तुलना तो अपन लंबवत करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक की तुलना अपन क्षैतिज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यानी संक्रमण तत्व होते हैं, ये मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, और क्या होते हैं? ये सारे मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च कवथनांक वाले होते हैं। क्या होते हैं? उच्च कवथनांक व उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो ये पॉइंट आए समझ में? ये पॉइंट ना आपको कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। 10 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये 10 क्या कि ये धात्विक प्रकृति के होते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं, संपूर्ण निर्माण करते हैं, रंगीन होते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, इनमें क्षैतिज समानता देखी जाती है, ये मजबूत कठोरता उच्च गलनांक व उच्च कवथनांक वाले होते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है? एक बार देख लो इनको ध्यान से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि जो इनकी कुछ गुणीय प्रकृति होती है डी ब्लॉक तत्वों की, उनकी कुछ गुण धर्म होते हैं, उनकी बात करते हैं। जिसमें अपनी सबसे पहले जो बात आती है वह आती है परमाणुवीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। अब ये परमाणुवीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या क्या होती है सर? तो ध्यान देना, परमाणुवीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। तो देखो कोई भी नाभिक, इसकी परिभाषा सुनना कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। क्या बोल रहा हूं? किसी नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या। जैसे ये नाभिक हो गया, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। ठीक है, लेकिन इस परमाणुवीय त्रिज्या को अपन समझते हैं अलग तरीके से। क्या कि परमाणुवीय त्रिज्या होती है, ये धनायनों में कम होती है। इसके लिए अपन 2 पॉइंट पढ़ते हैं कि परमाणुवीय त्रिज्या को 2 चीजें प्रभावित करती है। एक करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक करता है परिरक्षण प्रभाव। अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव को कैसे समझोगे? देखो परिरक्षण, इसका दूसरा नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट, और एक और नाम होता है इसका आवरण प्रभाव। क्या? आवरण प्रभाव। तो अब सबसे पहले अपन बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो देखना, सुनना, किसी भी बाह्य कोश यानी संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्या बोल रहा हूं? ये नाभिक, ये और ये बाह्यतम कोश में, इसमें इलेक्ट्रॉन है। इस नाभिक के द्वारा क्या? इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्या बोल रहा हूं? संयोजी कोश के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी नाभिक के द्वारा अपनी ओर आकर्षण करना यानी आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? सुनना, देखो इसके लिए अपन बोलेंगे कि आंतरिक कोश। क्या? आंतरिक कोश। सर ये आंतरिक कोश जिसको आप पढ़ते हैं उपांत्य कोश। सर ये उपांत्य कोश क्या होता है? तो ये उपांत्य कोश जो संयोजी कोश के जस्ट पास वाला यानी जस्ट पहले वाला कोश क्या कहलाता है? उपांत्य कोश कहलाता है। पढ़ा हुआ है क्या? याद आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। पढ़ा था, कब पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा सर कब पढ़ा था ना। तो क्या उपांत्य कोश यानी आंतरिक कोश। तो देखो जब ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है वो तो क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन इस ये क्या है? आंतरिक कोश है ना।
क्या है ये, आंतरिक कोश। लेकिन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या, लेकिन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति को कम करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आप इसको सीधा सरल भाषा में समझना चाहो तो क्या, कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वह क्या करते हैं, जो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है उसको कम कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रभावी परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो ये दो चीजें समझ में आई, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम आएंगी। क्या सुनना, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है कि नाभिक, ये क्या है नाभिक, ये क्या है बाह्यतम कोश, देखो ये नाभिक, ये बाह्यतम कोश, इसको अपनी ओर खींचने की जो प्रकृति है, आकर्षण है, वही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन बीच में अगर कोई आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस आकर्षण को कम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, परिरक्षण प्रभाव। अरे आवरण, आवरण प्रभाव मतलब इसके चारों तरफ आवरण बना दिया, वही क्या कहलाएगी, परिरक्षण प्रभाव। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अपन दो पॉइंट पढ़ते आए हैं, परिरक्षण प्रभाव, पहला क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा क्या, परिरक्षण प्रभाव। सेकंड पढ़ा अपन ने परिरक्षण प्रभाव। अब देखो ध्यान दो, अब मेरे को एक बात आप खुद बताओगे, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा खींच रहा है इसे, अरे ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अरे खींच रहा मतलब पहले इतना था, फिर इसको खींच के ऐसे कर दिया, तो आकार घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे पहले इतना था फिर ऐसे आ गया तो घट रहा है। तो क्या बोलेंगे कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो, किससे, परिरक्षण प्रभाव से, क्या, परिरक्षण प्रभाव से, तब क्या होगा, आकार घटेगा। लेकिन जब उल्टा हो जाए, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाए, किससे, परिरक्षण प्रभाव से, तब क्या होगा, आकार बढ़ेगा। अब सर इसको कैसे समझेंगे, तो समझेंगे कैसे, सुनो कि देखो अपन ने ये बात कर ली कि आकार प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो रहा है तो आकार घट जाएगा। लेकिन सर जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया, तो उसको आकर्षित करने नहीं देगा, और आकर्षित नहीं करने देगा तो आकार बढ़ जाएगा। पहले इतना फिर इतना, अरे इतना 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 इतना, तो बढ़ा के नहीं बढ़ा, पहले इतना फिर इतना, अरे बढ़ गया जी सर बढ़ गया। अब देखो अपनी इस 3D श्रेणी पे लागू करते हैं ये बात, कैसे, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं, जब अपन स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है परिरक्षण प्रभाव से, और जब ये ज्यादा होता है तो परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। अरे जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो आकार क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब अपन आयरन से निकिल तक जाते हैं, क्या आयरन से निकिल तक जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश
बराबर हो जाता है परिरक्षण प्रभाव के। और जब ये बराबर हो जाता है तो अपनी परमाणुीय त्रिज्या त्रिज्याएं बराबर हो जाती हैं, यानी समान हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। लेकिन जब अपन कॉपर से जिंक की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिससे परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट आया क्या समझ में? देखो, परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या का मतलब समझ में आया क्या, है ना? तो अपन पहले बोलते कि परमाणुीय त्रिज्या होती है नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, फिर परिरक्षण प्रभाव, और अपन ने नाभिक के प्रभावी नाभिक के आवेश देखा। अब देखा अपन ने कि जहां प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा उसका आकार कम, जहां प्रभावी नाभिक के आवेश कम होगा परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, आकार बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा था तो आकार कम हो गया, यहाँ पे बराबर था दोनों, तो ये क्या होगी? त्रिज्या भी लगभग समान हो गई। लेकिन जैसे ही परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हुआ तो आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट और बता देता हूं। 3D श्रेणी में सबसे अधिकतम आकार होता है ना, सबसे अधिकतम आकार वह होता है स्कैंडियम का। सबसे अधिकतम आकार किसका होता है? स्कैंडियम का 3D श्रेणी में। और अपन बात करें पूरे डी ब्लॉक में सबसे अधिकतम आकार, क्या डी ब्लॉक में सबसे अधिकतम आकार होता है वो लेंथेनम का होता है। किसका? लेंथेनम, La। और सबसे छोटा आकार होता है वो होता है निकिल का। सबसे छोटा किसका होता है? निकिल का। तो ये पॉइंट याद रखना, क्या बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक में, सॉरी 3D श्रेणी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? स्कैंडियम का। डी ब्लॉक में सबसे बड़ा आकार किसका? लेंथेनम का। और इसमें सबसे छोटा आकार किसका? निकिल का होता है। तो ये पहला पॉइंट आया समझ में। परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या किस किस को समझ में आई वो लिखेगा यस सर। ठीक है, अब अपना सेकंड जो चैप्टर टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। क्या? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो देखो, आयनन विभव और आयनन ऊर्जा। तो देखना इस पॉइंट को ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पहले ये जानते हैं, आयनन विभव क्या होता है। 11th में आया है आपके आयनन विभव, वापस बता देता हूं। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से, क्या विलगित गैसीय अणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाता है, यानी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या बोल रहा हूं? किसी भी गैसीय विलगित निकाय से या किसी भी विलगित निकाय से सॉरी क्या बोल रहा हूं? किसी भी विलगित निकाय से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाता है, यानी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये परिभाषा समझ में आई। अब ये जो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होता है ये त्रिज्या पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और ये त्रिज्या पर निर्भर करता है ना, तो ये 3D श्रेणी की जो आकार होता है ना, 3D श्रेणी का आकार वो लगभग क्या होता है? लगभग सर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। 3D श्रेणी का आकार होता है वो लगभग समान होता है। और सर इसका लगभग समान होने के कारण जो इसका आयनन विभव होता है वो 6 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। किसके बीच में? 6 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। क्या बोल रहा हूं? पहले अपन ने इसकी परिभाषा देखी, फिर अपन ने देखा कि इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है और ये आकार होता है
तो आकार लगभग 3D श्रेणी का क्या होता है, समान होता है, और इसका जो होता है मान वो 6 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। जैसे अपन बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूं। अब ना मेन बात आती है कि यहां से अपन आकार की बात करते हैं, तो आकार लगभग समान, तो मैग्नीज ये और ये। ठीक है, यहां पे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव में वृद्धि होगी, यहां पे लगभग समान होगा, और यहां पे क्या होगी, अधिक होगा। मतलब इसमें भी क्या होगी, आयनन विभव में वृद्धि होगी। आयनन विभव में वृद्धि होती है, मतलब जिंक का जो होता है ना आयनन विभव, ये सबसे ज्यादा होता है, जिंक का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। सर इसका रीजन, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण पूरित विन्यास होता है एकदम से, और इस पूर्ण पूरित विन्यास के कारण क्या होता है, ये सबसे ज्यादा आयनन विभव प्रदर्शित करता है 3D श्रेणी में। ये बात किस किस को समझ में आएगी, लेकिन अब जो पॉइंट है वो समझना। अपन ने पहली बात बोली है, ये क्या बोली है कि आयनन विभव होता है वो त्रिज्या पे निर्भर करता है ना, लेकिन क्या होता है ये विन्यास पे भी निर्भर करने लग जाता है भाई। और विन्यास पे कैसे निर्भर करने लग जाएगा, तो सुनना इस बात को। जो अपने पास क्रोमियम तथा कॉपर होता है ना, क्या बोल रहा हूं, क्रोमियम तथा कॉपर, इनका जो आयनन विभव होता है वो इस मैग्नीज से और इस जिंक से कभी कभी ज्यादा हो जाता है। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉपर तथा क्रोमियम का द्वितीय आयनन विभव का मान, अब सर ये द्वितीय क्या आगो, तो सुनना इस द्वितीय की कहानी, द्वितीय नहीं, अरे द्वितीय की कहानी नहीं सुना रहा, द्वितीय की कहानी सुना रहा हूं, द्वितीय आयनन विभव की। कहीं सर, हाँ सर सुनाओ, कहानी सुना रहे हो, कहानी नहीं सुना रहा, द्वितीय की बात बता रहा हूं क्या होता है। देखो अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी, अपन ने परिभाषा ये पढ़ी है कि किसी विलगित परमाणु से, किसी विलगित निकाय से, सपोज दैट ये एक विलगित निकाय है, सपोज करना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन सपोज बता रहा हूं, इस विलगित निकाय से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा काम में आएगी ना, वह क्या होगी, उसकी आयनन ऊर्जा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने की तो वो प्रथम आयनन ऊर्जा, लेकिन आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो उसकी द्वितीय आयनन विभव कहलाता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। मतलब एक निकालते तो प्रथम, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो द्वितीय। तो देखो पहले बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हो भाई, तो प्यारे प्यारे बच्चों आप यही तो लिखते हो, और इसका क्या लिखते हो 3D10 4s1, ये आर्गन लगा दिया, यही तो लिखते हो। अब देखो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, इस क्रोमियम का द्वितीय आयनन विभव इस मैग्नीज से ज्यादा होता है। अब क्या किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, क्या बच गया 3D5 बच गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या बच गया 3D5, लेकिन यहां पे क्या बचेगा 4s1 बचेगा। अब देखो सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना, क्या सर इसका एक निकालने के बाद बच रहा है, ये कभी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये 3D5 है, अर्धपूरित विन्यास है, और अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी, इसीलिए इसका मान ज्यादा होता है। अरे सर आई बात समझ, क्या बोला कि इस 3D5 से, मतलब अर्धपूरित विन्यास है, अरे ये ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी इस मैग्नीज की बजाय, तो अभी इसका मान, द्वितीय आयनन विभव का मान इस मैग्नीज से ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कभी कभी कि क्रोमियम और कॉपर का ज्यादा होता है द्वितीय आयनन विभव का मान, तो रीजन बताइए क्यों, क्योंकि इनके पास, इस क्रोमियम के पास तो सर अर्धपूरित विन्यास होता है, लेकिन कॉपर के पास होता है ना
वो पूर्ण पूरित विन्यास होता है, 3D10 आ जाता है, और इससे तो निकालना बहुत मतलब बहुत ही जोर का काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो क्या होगा, इसका मान इससे भी ज्यादा हो जाता है। और एक अपन ने देखा कि जिंक का द्वितीय प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है, ज्यादा। तो प्रथम आयनन विभव का मान तो इनका ज्यादा है, किसका, मैग्नीज का और जिंक का, लेकिन द्वितीय आयनन विभव के मान में गड़बड़ आ जाती है। क्या, द्वितीय आयनन विभव के मान में इनका मान ज्यादा हो जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? प्रथम आयनन विभव का जब भी बोले तो मैग्नीज का ज्यादा होता है इस क्रोमियम से, लेकिन जब द्वितीय आयनन विभव की बात बोल देगा, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए कि किसमें, अरे इस क्रोमियम में, तो इसका ज्यादा हो जाता है, वही रीजन इस पे लग जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये था अपना आयनन विभव और आयनन ऊर्जा। अगर इसमें किसी को भी दिक्कत तो पूछ सकते हो। अब अपना जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, वो आता है धात्विक प्रकृति। अभी धात्विक प्रकृति क्या होती है सर? तो ये धात्विक प्रकृति को जानते हैं। क्या आता है थर्ड पॉइंट? धात्विक प्रकृति। अब देखो धात्विक प्रकृति का मतलब क्या है, क्या धात्विक प्रकृति का रीजन क्या है धात्विक प्रकृति दर्शाने का? आपको कोई पूछ ले कि डी ब्लॉक के तत्व धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं, उसका रीजन बताओ, क्या बोलोगे? कि सर इसमें न्यून आयनन ऊर्जा, क्या न्यून आयनन ऊर्जा व बाह्य कक्षकों की, बाह्य रिक्त कक्षकों की उपस्थिति के कारण, क्या बाह्य रिक्त कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्या, कि न्यून आयनन ऊर्जा व बाह्य रिक्त कक्षकों की उपस्थिति के कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब ये धात्विक प्रकृति तो प्रदर्शित करते हैं सर, लेकिन क्या होता है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या बोल रहा हूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण परबल धात्विक बंध बनाते हैं। क्या, परबल धात्विक बंध। देखो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं, धात्विक प्रकृति कैसे, कि न्यून आयनन ऊर्जा व बाह्य रिक्त कक्षकों की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण ये परबल धात्विक बंध बनाते हैं, मतलब परबल प्रकृति के बंध बनाते हैं। और परबल बंध होने के कारण क्या होता है, इनकी जो पदार्थ की चमक होती है, धात्विक चमक, इनके गलनांक, इनका उच्च क्वथनांक, इनकी परमाणुविक आयनन एंथैल्पी, इनकी आघात वर्धनता का मान होता है वो परबल होता है। और ये परबल होने के कारण क्या होता है, अपन बोल सकते हैं कि अपन जब जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बंध सामर्थ्य इनकी बढ़ती जाती है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है। तो अपन बोल सकते हैं, अपन जब स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो इनकी बंध होता है वो परबल प्रकृति का होता है। कैसा होता है, परबल कठोर प्रकृति का होता है। मतलब कि जो बंध सामर्थ्य होती है वो बढ़ती जाती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब क्रोमियम से आगे अपने क्रोमियम से जिंक तक जाते हैं, मतलब क्रोमियम से आगे जिंक तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें वापस से कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आया क्या समझ में, ये पॉइंट आया क्या समझ में धात्विक प्रकृति का, कि धात्विक न्यून आयनन ऊर्जा व बाह्य रिक्त कक्षकों के कारण क्या करते हैं, ये धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश व अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, ये परबल धात्विक बंध बनाते हैं, मतलब परबल तरीके से। और ये जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बंध सामर्थ्य बढ़ती जाती है। और स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो ये परबल कठोर, मतलब परबल बंध प्रकृति बनाते हैं, परबल कठोरीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन बाद में इसमें वापस से कमी आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, वैसे वैसे इसकी में भी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो एक और पॉइंट बता देता हूं इसी में, कि ये 3 प्रकार के संकुलन दर्शाते हैं। किस प्रकार के, 3 प्रकार के। एक दर्शाते हैं FCC, एक दर्शाते हैं BCC,
और एक दर्शाती है HCP। सर ये क्या नाम आ गए थे? तो अपन बच्चों अपना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब उसमें ये नाम आएंगे। इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय संकुलन, इसको बोलते हैं काय केंद्रित घनीय संकुलन, और इसको HCP को हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय निबिड़ीय संकुलन बोलते हैं। क्या? षटकोणीय निबिड़ीय संकुलन बोलते हैं। तो ये सारी बातें अपन ने आज की क्लास में की। धात्विक प्रकृति पहला अपन ने पढ़ा है कि डी ब्लॉक क्या होते हैं, फिर डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व देखा, फिर संक्रमण तत्व के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद में इसके गुणधर्म देखे, गुणधर्म देखने के बाद में अपन ने इसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में भी बात की, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करने के बाद में अपन ने इसके आयनन विभव के बारे में बात की, और आयनन विभव बात करने के बारे में धात्विक प्रकृति की बात की। अगर आपको इन चीजों में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, और उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।